हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला जो ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। रासो ग्रंथों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रासो ग्रंथों का इतिहास क्या रहा और उसमें जो पहला ग्रंथ था वो कौन सा था, वो मैंने खुरमाण रासो के बारे में आप लोगों को बताया था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में, जो सबसे ज़्यादा रासो ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आज हम पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो यानी चंद बरदाई। देखिए दोस्तों, जब हम पृथ्वीराज रासो के बारे में यानी पृथ्वीराज के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज़ हम सभी को पता है कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई का जो समय काल था वो सेम माना जाता है, बिल्कुल बराबर का माना जाता है। चंद बरदाई जहाँ एक कवि थे वहाँ एक वो वीर योद्धा भी थे। ये हमको जब उनका ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है। अब देखते हैं, सबसे पहले इनका बात करेंगे, चंद बरदाई के समय काल की बात करेंगे। चंद बरदाई समय, ठीक। अब शुक्ल की अगर बात करें, शुक्ल जी कहते हैं कि चंद बरदाई का जो समय है वो हमारा 11वीं सदी के आसपास माना जाता है, यानी 1168 जो है इन्होंने अपना समय काल दे रखा है। 1168 ईस्वी जो है चंद बरदाई का हमको क्या मिलता है, समय काल मिलता है। अगर हम बात करें शुक्ल की कथन की, तो शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई का जन्म भी एक साथ होता है और ये संसार से विदा भी क्या हुए, एक साथ हुए। क्योंकि हमको देखने को मिलता है चंद जहाँ जहाँ पृथ्वीराज का जिक्र होता है वहाँ वहाँ चंद बरदाई का भी जिक्र हमको देखने को मिलता है, यानी चंद बरदाई भी साथ में होते हैं। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज रासो को बंदी बनाकर ले जाते हैं तो उसी समय चंद बरदाई भी अपने पुत्र को उस ग्रंथ को सौंप कर वो भी उनके पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब एक साये की तरह पृथ्वीराज के साथ चंद बरदाई रहे थे, ये हमें देखा गया है। और चंद बरदाई एक राज कवि ही न होकर पृथ्वीराज के क्या थे, पृथ्वीराज के वो बहुत अच्छे क्या थे, मित्र भी थे। ठीक है, तो वो साये की तरह हमेशा पृथ्वीराज के साथ रहा करते थे। अब बात करते हैं हम चंद बरदाई के ग्रंथ की। इनका जो ग्रंथ है दोस्तों वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है दोस्तों पृथ्वीराज रासो को। अब एक प्रश्न और उठता है, पृथ्वीराज रासो में जो है किसी ने उसको प्रमाणिक मान रखा है, किसी ने अर्ध प्रमाणिक, किसी ने उसको अप्रमाणिक घोषित कर रखा है। ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरी है, किस तरह से उसको विभाजित कर रखा है, क्योंकि इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसने प्रमाणिक माना, किसने अप्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बारे में। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य हमारा कौन सा हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। और इसको जो है रासक शैली में लिखा गया है ऐसा माना जाता है। रासक शैली में लिखा गया चरित काव्य बोला जाता है इसको, चरित काव्य। ठीक है, कहीं कहीं पर ये हमको देखने को मिला है कि रासक शैली में लिखा गया है चरित काव्य इसको कहा गया है। अब बात करते हैं, इसको रासक शैली में लिखा गया प्रथम चरित काव्य है। ठीक है, रासक यानी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे होती है, रासक, रसायन, ठीक है, अलग अलग शब्दों से इसकी उत्पत्ति मान रखी है। तो हम मान सकते हैं कि रासक शैली में लिखा गया पहला जो चरित काव्य है वो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो है। अब इसकी अगर शैली की बात करें, इसकी शैली
पृथ्वीराज रासो की जो शैली थी दोस्तों वो थी हमारी पिंगल। आदिकाल में हमको दो शैलियां देखने को मिलती है। आदिकाल में दो शैलियां कौन सी थी? ज्यादातर रासो ग्रंथों की अगर बात करें तो वहां पर हमको पिंगल और डिंगल मिलती है। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की। पिंगल भाषा में क्या था? पिंगल भाषा बाद में ब्रिज भाषा में विकलित हो जाती है। इसकी ध्वनि क्या होती है? कर्णप्रिय होती है, यानी अच्छी, मतलब सबको प्रिय लगने वाली ध्वनि होती है, लेकिन इनके शब्द जो होते हैं वो मन को मोह लेने वाले या अच्छे लगने वाले होते हैं। ठीक है। और जो डिंगल शैली होती है उसकी ध्वनि कैसी होती है? कर्णप्रिय नहीं होती है, यानी कर्कश ध्वनि होती है जो पसंद नहीं आती है बाद में लोगों को, और वो स्वतः ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? हमको पिंगल शैली मिलती है। और भाषा की अगर बात करें तो राजस्थानी तथा ब्रज भाषा, राजस्थानी तथा ब्रज भाषा। आप शुक्ल के ग्रंथ को देखें, शुक्ल के साहित्य को देखें तो वो कहते हैं कि इसमें लगभग 6 भाषाओं का, उस समय की तत्कालीन 6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तत्कालीन 6 भाषाओं का, तत्कालीन 6 भाषाओं का प्रयोग किसमें हुआ है? पृथ्वीराज रासो में हुआ है। किसके द्वारा? चंद बरदाई के द्वारा, जिसमें हमको एक इनका कथन भी मिलता है, सट भाषा। सट भाषा, ये चंद बरदाई का एक कथन है। सट भाषा पुराणम च पुराणम कथित। सट भाषा पुराणम च पुराणम कथित, ये करके हमको चंद बरदाई का एक क्या मिलता है? कथन मिलता है। तो इसी बेस पे इन्होंने बोल रखा है कि इनकी जो तत्कालीन 6 भाषाएं थी उस समय के समय, आदिकाल में जब चंद बरदाई का 11वीं सदी का समय था, 11वीं उत्तरार्ध का, तो उस समय की 6 भाषाओं का प्रयोग इन्होंने इस ग्रंथ में किया है। जिसमें हमें इनका कथन मिलता है किसका? चंद बरदाई का। वो कहते हैं सट भाषा पुराणम च पुराणम कथित। ये थी हमारी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसी में चंद बरदाई में ही पृथ्वीराज रासो। तो अब अगर इसकी समयों की बात करें, देखिए एक पहले हम अलंकारों की बात कर लेते हैं। इसमें अलंकार जो है जो दोस्तों वो मुख्य रूप से वीर और श्रृंगार है। वीर और श्रृंगार, ठीक है, सॉरी, वीर और श्रृंगार रस। रसों की बात करें तो वीर और श्रृंगार इसमें क्या है? रस है। और यमक और अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से हमको इसमें देखने को मिलते हैं। अब अगर थोड़ी सी इसके रसों के बारे में बात करते हैं, देखिए जो हमारा चंद्रवरदाई जी का समय था और उन्होंने जिस तरह से पृथ्वीराज रासो में उस तत्कालीन पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया है या तत्कालीन स्थितियों का वर्णन किया है, तो वो संपूर्ण वर्णन उन्होंने वीर रस में किया है। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम पृथ्वीराज को पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो पूरा उनका जो जीवन व्यतीत हुआ युद्धों में ही हुआ। तो युद्धों में अगर जीवन व्यतीत हुआ तो वीर रस ही होगा। ठीक है। और फिर उनका जब विवाह के बाद विलासिता वाला जीवन था वो कुछ ही समय रहता है, तो वहाँ पर हमको श्रृंगारिक वर्णन देखने को मिलता है। जब उनका संयोगिता के साथ प्रेम संबंध या उसके बाद जो विवाह होता है काफ़ी युद्धों के बाद, काफ़ी संघर्षों के बाद, तो उसके बाद कुछ ही समय उनका जो विलासितापूर्ण जीवन था, तो वो हमको वहाँ पर क्या मिलता है? श्रृंगार रस देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि चंद बरदाई ने बड़ा अच्छा प्रयोग किया वीर रस के साथ, और नायक नायिका का जो वर्णन किया उन्होंने श्रृंगार रस में, वो भी बड़े इस चीज में क्या थे? पारंगत थे, कह सकते हैं इस चीज को देखते हुए। अब रसों की बात होगी, इसमें क्या होगी? वीर और श्रृंगार रस इसमें प्रयोग में लाए गए थे। और इसमें अलंकारों की बात करें, अलंकार, अलंकारों की अगर बात करें तो अलंकार इसमें कौन से थे? यमक, यमक तथा अनुप्रास। ठीक है दोस्तों, यमक और अनुप्रास अलंकार का इन्होंने क्या किया? इसमें प्रयोग किया। अब इनकी भाषा की भी बात होगी, रस की भी बात होगी, अलंकार की बात होगी। अब आते हैं इसके कांडों पर। पृथ्वीराज रासो में जो है, पृथ्वीराज रासो में समय, देखिए
समय मतलब होता है, जैसे हम सर्ग पढ़ते हैं, कांड पढ़ते हैं, खंड पढ़ते हैं, तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। जो उसके भाग बने होते हैं, उनके भागों को अलग अलग नाम से पुकारा गया है। कहीं पर खंड देखने को मिलता है, कहीं पर सर्ग मिलता है, ज़्यादातर हमको सर्ग देखने को मिलता है। लेकिन पृथ्वीराज में अगर हम देखें तो इसको समयों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है समय कांड सर्ग या खंड में, तो इसमें क्या है, समय है। ठीक हो गया। इसमें समय जो है दोस्तों, इसकी इसमें किसमें, पृथ्वीराज रासों में जो समय है वो 69 इसमें क्या है, समय है, यानी सर्ग हमारे। ठीक, 69 हमको क्या देखने को मिलते हैं, इसमें सर्ग देखने को मिलते हैं। अब इसके समयों की बात तो होगी, इसी के साथ एक और चीज है, इसके जो 69 समय थे, 69 समयों, अब इसमें क्या था हमारा, 69 समय यानी सर्ग हो गए थे। अब पृथ्वीराज में अगर समयों की बात करें, पृथ्वीराज के द्वारा, सॉरी, चंद बरदाई के द्वारा, चंद बरदाई, चंद बरदाई के द्वारा जो समय लिखे गए वो 61 थे। कितने थे, 61 समय, 61 समय। अब बात आती 61 समय अगर चंद बरदाई के थे तो ये तो 69 है, बाकी जो सर्ग थे यानी बाकी समय थे वो किसके द्वारा लिखे गए, वो लिखे गए चंद बरदाई के पुत्र, चंद बरदाई के पुत्र जलहण के द्वारा। चंद बरदाई का अगर हम देखें तो चंद बरदाई के 4 पुत्र बताए गए, तो उसमें से जो जलहण थे उनको चंद बरदाई ने, जब वो वहाँ चले पृथ्वीराज के पीछे चले जाते हैं पृथ्वीराज की खोज में, तो उस समय वो अपने ग्रंथ को किसके हाथों में सौंप के जाते हैं, जलहण, अपने पुत्र जलहण के हाथों में उस ग्रंथ को सौंप के जाते हैं। तो बाकी के जो 8 समय थे, 8 समय थे वो लिखे गए जलहण के द्वारा। किसके द्वारा, उनके पुत्र चंद बरदाई के पुत्र जलहण के द्वारा कितने समय लिखे गए, 8 समय लिखे गए। ठीक हो गया। 61 समय हमको किसके मिलते हैं, चंद बरदाई के द्वारा। ठीक, 69 टोटल समय है और 61 क्या है, चंद बरदाई के द्वारा। 8 समय किसके द्वारा लिखे गए, वो लिखे गए उनके पुत्र जलहण के द्वारा। इसी में इन्होंने स्वयं भी बोला था, एक उक्ति बोल रखी है, पुस्तक जलहण हत दे, जलहण पुस्तक जलहण हत दे, चले गज्जन नृप काज, चले गज्जन नृप काज। ठीक है, यानी अपने पुत्र जलहण को उन्होंने ग्रंथ को सौंपा और चले गए कहाँ, अपने राजकाज में, अपने राजा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए चले गए। ठीक हो गया। ये हमें इनके ग्रंथ में मिलता है, पुस्तक जल हट दे गले चले गज्जन काज। ये किसके बारे में उक्ति है, चंद बरदाई की उक्ति है। यानी वो कहाँ चले गए थे, अपने पुत्र को उस ग्रंथ को सौंप के पृथ्वीराज की खोज में चले गए थे। ये तो था इसके बारे में। अब अगर इसके 69 समय थे तो इसमें छंदों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग इसमें बताया जाता है कि 68 मात्रिक तथा वर्णिक छंदों का प्रयोग किया गया है। मात्रिक तथा वर्णिक छंदों का 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक, छंदों का प्रयोग 68 छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें से मात्रिक और वर्णिक हमारे दोनों छंद होते हैं। ये तो था इनका, ये छंदों के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें आगे पढ़ते हैं हम। अब इसके जो संस्करण थे, चंद बरदाई, सॉरी, पृथ्वी राज रासों के संस्करण मुख्य जो है वो 4 है। मुख्य संस्करण कितने हैं, 4 संस्करण है। पृथ्वीराज रासों के जो मुख्य संस्करण है वो 4 है। पहला जो है नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी सभा
काशी नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। देखिए दोस्तों, पहले अगर इसके संस्करण की बात करें तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से इसका क्या होता है, प्रकाशन होता है। ठीक हो गया। जो हमारी सबसे पहली संस्था है हिंदी साहित्य की, कौन सी, नागरिक प्रचारणी सभा। दूसरा जो संस्करण इसका प्रकाशित होता है वो होता है हमारा बीकानेर से। दूसरा संस्करण प्रकाशित होता है, लेकिन इसका संस्करण की कोई जानकारी नहीं है। तो ये पहले हम पहले संस्करण की बात करते हैं। हाँ, इसकी हस्तलिखित जो प्रति है उदयपुर में है। हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में, उदयपुर संग्रहालय। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित जो इसका प्रथम संस्करण था वो हस्तलिखित प्रति तो कहाँ है, उदयपुर में। और इसी के आधार पर हम कहते हैं कि इसमें 69 समय थे और 68 हमारे क्या थे, छंदों का प्रयोग हुआ है। वो किस में दे रखा है, हमारा नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जो प्रकाशित पहला संस्करण था उसी के द्वारा, उसी के आधार पर हम ये चीजें कहते हैं कि इसमें इतने छंद थे और इतने क्या थे, इसमें समय थे। ठीक। और इसमें एक चीज और है, 16,306 श्लोक, 16,306 इसमें श्लोक थे। ये कहाँ पर मिलता है, इसी हमारे पहले संस्करण के आधार पर है, यानी 69 समय प्लस 68 छंद। ये जानकारी हमको जो प्राप्त होती है इसके श्लोकों के बारे में, समय के बारे में और छंदों के बारे में, ये कहाँ से होती है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जो प्रकाशित पहला संस्करण था उससे होती है, जिसकी हस्तलिखित प्रति अभी कहाँ है, उदयपुर में है। और ये सबसे बड़ा जो संस्करण है, सबसे बड़ा संस्करण, ठीक है, सबसे बड़ा संस्करण, सबसे बड़ा संस्करण है दोस्तों कौन सा, काशी नागरिक प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित होता है इसका पहला संस्करण वो है। अगर दूसरे संस्करण की बात करें, दूसरा संस्करण इसका बीकानेर संग्रहालय में है, बीकानेर संग्रहालय में, बीकानेर संग्रहालय में। ठीक। और तीसरा जो है ये भी बीकानेर में है, बीकानेर में। ठीक। और चौथे की अगर बात करें, चौथा जो है सबसे छोटा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन से संग्रहालय में सबसे छोटा जो संस्करण है वो कौन सा है, चौथा संस्करण इसका सबसे छोटा माना गया। ठीक है। इसके संस्करणों में एक ही महत्वपूर्ण है, कौन सा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से जो प्रकाशित हुआ था पहला। ये ध्यान रखने की चीज है, बाकी हमको कोई नहीं, बाकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर किस संग्रहालय में इसके क्या है अभी संस्करण मौजूद हैं, हस्तलिखित प्रतियां इसकी मौजूद हैं। ठीक है। वो हमारे कहाँ है, बीकानेर में तो 2 मिल जाते हैं, चौथे वाले को पता नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन वो सबसे छोटा हमारा क्या था, संस्करण था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये तो हुई हमारे इसके बारे में जानकारी। चार्ल्स इलियट ने, अब इसकी बात करते हैं किसकी, इसकी प्रामाणिकता की बात, पृथ्वी राज रासो की प्रामाणिकता। ठीक है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के बारे में अब बात करेंगे हम पृथ्वीराज की प्रामाणिकता के बारे में, जो मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि पृथ्वीराज रासो को किसी ने प्रमाणिक, किसी ने अर्ध प्रमाणिक, किसी ने अप्रमाणिक मान रखा है। ठीक है। इसके सबसे पहले हम प्रमाणिक मानने वाले, ठीक, अप्रमाणिक प्रमाणिक मानने वाले, अप्रमाणिक। ठीक। फिर अर्ध प्रमाणिक। ठीक। अब इसको 3 तरह से विभाजित कर रखा है, किसी ने तो इसे प्रमाणिक माना है, किसी ने अप्रमाणिक माना है और किसी ने क्या माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है। प्रमाणिक की बात करें तो मिश्र बंधु इसको क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। कर्नल टाड
कन्नड़ टाड़ हो गए, मिश्र बंधु हो गए, पंड्या, श्याम सुंदर दास, ये पंड्या जो है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है। ठीक हो गया। कन्नड़ टाड़ हो गए, श्याम सुंदर दास जी हो गए हमारे, साथ में और कौन आ गया, ग्रियर्सन आ गए। ठीक है। इन विद्वानों ने इसको क्या माना है दोस्तों, प्रमाणिक माना है। किसने, मिश्र बंधु ने भी प्रमाणिक माना, कन्नड़ टाड़ ने भी, पंड्या ने भी, श्याम सुंदर दास ने भी और ग्रियर्सन भी इसको क्या मानते हैं, प्रमाणिक मानते हैं। अगर हम अप्रमाणिक की बात करें तो ओझा हो गए, देवी प्रसाद हो गए, देवी प्रसाद, फिर हो गए बूलर, और एक हो गए श्यामल दास, श्यामल दास हो गए, बूलर हो गए, और शुक्ल जी भी जो है अप्रमाणिक में आते हैं। देखिए, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के बारे में इतनी सारी चीजें कही, इसके बावजूद भी वो इसको क्या मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं। कौन कौन मानते हैं, ओझा मानते हैं, देवी प्रसाद हो गए, बूलर हो गए, श्यामल दास हो गए और शुक्ल हो गए, ये सब क्या मानते हैं, इसको अप्रमाणिक मानते हैं। अब आते हैं हम अर्ध प्रमाणिक पे। सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार, ठीक, हजारी प्रसाद, सुनीति कुमार, मुनिजिन विजय, ये सब इसको क्या मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ये इसका क्या है, पूरा ग्राफ है जिसमें से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। क्या, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के बारे में। प्रमाणिक मानने वाले कौन से हो गए, मिश्र बंधु हो गए, कन्नड़ टाड़ हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए और ग्रियर्सन हो गए। ठीक है। अगर अप्रमाणिक की बात करें, ओझा हो गए, देवी प्रसाद हो गए, बूलर हो गए, श्यामल दास और शुक्ल जी। अब अर्ध प्रमाणिक की बात करें तो सुनीति कुमार चटर्जी हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, मुनिजिन विजय हो गई। इन्होंने क्या मान रखा है, इस ग्रंथ को अप्रमाणिक मान रखा है। किसको मान रखा है, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा हुआ इतना बड़ा ग्रंथ और इतने बड़े साहित्य का जिसमें शुक्ल जी का भी नाम आता है, वो तक इसको क्या मानते हैं, अप्रमाणिक मानते हैं। अब देखते हैं हम कि चंद्र बरदाई को किसने क्या कहा। हजारी प्रसाद जो है चंद बरदाई को जो है छंदों का राजा कहते हैं। छंदों का राजा किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा, छंदों का राजा कहा है। किसको कहा है, चंद बरदाई को। और अगर वहीं शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सेंगर की बात करें तो उन्होंने क्या बोला, छप्पइयों का राजा। देखिए, छप्पइयों का राजा किसके द्वारा कहा गया, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और नगेंद्र, अगर इनके पृथ्वीराज की बात करें, आप पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो को जो है डॉक्टर नगेंद्र ने घटना कोश कहा। ठीक, घटना कोश कहा। किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, इसको पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। और वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक तो उनको क्या बोल दिया, छंदों का राजा बोल दिया, और हजारी प्रसाद ने इनके ग्रंथों को क्या बोला, सुखी संवाद। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कथन जो मुख्य हैं, एक दो, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर का मुख्य है, काफी बार पूछा भी गया है, और डॉक्टर नगेंद्र का कि घटना कोश किसके द्वारा कहा गया, डॉक्टर नगेंद्र ने बोला किसको, पृथ्वीराज रासो को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद बोलते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें और चीज आती है, अब इसके नायकों की बात करते हैं, मुख्य पात्रों की बात कर देते हैं। मुख्य पात्र, देखिए दोस्तों, इसमें जो मुख्य पात्र है वो है संयोगिता तथा पृथ्वीराज चौहान,
चौहान। इसके क्या है, मुख्य पात्र हैं। अन्य पात्र में कौन कौन आ जाएंगे, चंद बरदाई हो गए, गौरी हो गए और जयचंद हो गए, ठीक है, जयचंद हो गए। अन्य पात्रों में हम किसको देखते हैं, चंद बरदाई को देखते हैं, गौरी को देखते हैं और जयचंद को देखते हैं। और पृथ्वीराज के अगर नायक की बात करना है, पृथ्वीराज को धीरोदात्त नायक कहा है। धीरोदात्त यानी नायक के हमने प्रकार देखे, नायक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो धीरोदात्त नायक होता है वो बताया गया है पृथ्वीराज चौहान को। और संयोगिता को, नायिका की बात करें, संयोगिता को मुग्धा नायिका बोला है, मुग्धा नायिका, ठीक। मुग्धा नायिका कौन है, संयोगिता। और धीरोदात्त नायक कौन है, हमारे पृथ्वीराज चौहान है, ठीक। अब इसमें जो सबसे बड़ा समय कन्नौज युद्ध, सबसे बड़ा समय या सबसे बड़ा युद्ध कह लीजिए, कौन सा है, हमारा कन्नौज युद्ध है। किसका, पृथ्वीराज चौहान में से, ठीक हो गया। 69 समय है, 69 समयों में जो सबसे बड़ा इसमें समय है वो कौन सा है, कन्नौज युद्ध है। ये थी हमारी किसके बारे में जानकारी, पृथ्वीराज रासो के बारे में जानकारी, ठीक हो गया। आज हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो के बारे में, यानी चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया जो पहला ग्रंथ है, ठीक है। अब इसमें चंद बरदाई के बारे में एक चीज़ और देखने को मिलती है। चंद बरदाई का समयकाल जैसे हमने पढ़ा, इसमें उनके द्वारा, किनके द्वारा, शुक्ल जी कहते हैं, ये जगात गोत्र के थे, ठीक हो गया। इनके जो पूर्वज थे वो पंजाब में रहते थे और इनका जन्म लेकिन लाहौर में हुआ, किसका, चंद बरदाई का, ठीक है। ये चंद बरदाई के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, संक्षिप्त जानकारी थी उनके जन्म के बारे में, यानी उनके पूर्वज कहाँ से थे। कभी आ जाता है कि किस गोत्र के थे, तो जगात गोत्र के थे, ठीक है। चंद बरदाई हमारे किस गोत्र के थे, जगात गोत्र के, चंद बरदाई ये हैं जगात गोत्र के, जगात गोत्र, ठीक है दोस्तों। किस गोत्र के हैं, जगात गोत्र के हैं, कौन, चंद बरदाई। और बाकी हमने इनके बारे में पढ़ी लिया है। इतनी जानकारी इसके लिए काफ़ी है पृथ्वीराज रासो के बारे में, क्योंकि जितना मैंने इसमें आपको बताया इसी में से हमारे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो उसी आधार पर मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, यानी मैंने ये अपने नोट्स तैयार किए थे जो मैं आप लोगों के समक्ष रखे मैंने अभी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इन्हीं रासो ग्रंथों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।